आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी सभ्यता का रहस्य जो इस प्रकार है। यूँ तो मेरी समझ में दुनिया की 1000 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या आप पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमज़ोर हो गई है। दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या कुछ और। लोग खिताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठता है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्यता कौन है, सभ्य कौन है, असभ्य कौन है। सभ्यता के लक्षण क्या है। सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही न होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन ज़रा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिनों में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर बैठकर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। शराब के नशे से आंखें सुर्ख और लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन, क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है। कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है। उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से। मेरे इने गिने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाती। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरे मद से रुपये निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं कि इतने दौरे क्यों करते हो, जो जवाब देते हैं कि इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौड़ न किया जाए रियाया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोज नमाचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर के 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजा लगी राय साहब की नेक नीति पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ न आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहते हो। कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से न आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार अब कभी ऐसी खता न होगी। राय साहब, बक बक मत करो। दमड़ी, हुजूर। राय साहब, 2 रुपये जुर्माना। दमड़ी रोता चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ करना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया न था। उसका दंड। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वाले को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसे मिले कि ज़िंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता। फिर किससे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था।
दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते, फिर भी पेट की रोटियां मयसर नहीं होती। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकल कर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसी की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वो रुपया रोज ही क्यों न कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल हुए और बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखलाने की जगह रह जाएगी। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता? कांप क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार, पेट की रोटी तो पूरी नहीं होनी पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को तो बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी, सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा, लड़की की सगाई न हो पाएगी, टाट बाहर कर दिया जाऊँगा। राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का कोई इलाज है? जाड़ों मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब, यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कोई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। अगर 1000 रुपयों पर पानी फिर जाता था तो गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फ़ायदा क्या? मुफ्त में 4-5 हज़ार की चपत खानी पड़ती। सारे कस्बे में बावेला मचा, आवाज़ें कसी गई। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवाह। शांत आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो और लकड़ी मुझसे ले, पुश्तों से यह रस्म चली आ रही थी। वालिद तो दूसरों के दस्तखत मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं, मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फ़ायदा देखूं। लकड़ी से कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीज़ों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ कि दोनों में सब कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले रतन किशोर? राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश हुआ था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामतें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ी थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस खान की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे से दोनों महिलाओं में बात होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो ले लो। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र न हो, वह मेरे अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इसमें से मैं एक बारगी तुम्हारी आए दिन की फरमाइश से युक्त हो जाऊं, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो गई।
मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहूदी बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री: यह तो मैंने पहले ही किया। बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाई, क्या इतना भी नहीं जानती? खरी खोटी सुनाई, क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैर पर सर रख करके रोती रही। राज साहब: यह कहा था कि राज साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राज साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री: अजी, मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातों कह चुकी हूँ, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती। रो रो कर जान दे रही है। राज साहब: उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री: वादा? मैं रुपये लेकर संदूक में रख आई, नोट थे। राज साहब: कितनी ज़बरदस्त अहमक हो, न मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ देगा या नहीं। स्त्री: अब क्या देगा? देना होता तो दे देनी होती। राज साहब: हाँ, मालूम तो ऐसा ही पड़ता। मुझसे कहा तक नहीं और रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर लिया। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का न रहूं। स्त्री: तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं जाकर रुपये लौटा दूं। राज साहब फिर वही हिमाकत: अरे, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी हिमाकतों में शक नहीं। जानती हो, यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी नहीं जानती कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती है। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैं दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ चल नहीं न पाए तो स्त्री ने जाकर लौटा देती हूँ राज साहब, और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं था। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी। मोल न ले सका था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलाई थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस करा गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात की उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नाद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उसकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हुई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी था। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे कह दूंगा बैल भूखे थे, इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए थोड़े काट रहा हूँ, फिर ऐसे निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले? कुछ करेगा, अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफ़ी था। चोर उतना काटता जितना उसे सट सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्ज़ाम में न फंसाता। लेकिन संजोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ। इतनी रात गए कौन चारा काटता है? हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, खड़ा रह। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही
हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ी ही सच काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी। खेत किसका है? दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था कि शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठेगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था। पकड़ करके गांव में लाया और जब वहाँ भी कुछ हत्थे चढ़ता न दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब ही के इजलास में पेश किया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगाड़ा? साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर है। तू मेरा नौकर न होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद की हुकूमत सुना दी। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृत्तांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटिलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश है। यह सभ्यता का रहस्य है।